कोई भी क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं सांचिया सच की आवाज़। मैं हूं कुमार विजय। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। खास मेहमान सिर्फ इन अर्थों में नहीं कि वो वाराणसी को कुछ खास देना चाहते हैं, बल्कि उनके पास तमाम ऐसी प्लानिंग है, पॉलिसी है जो पूरे देश को बदल करके रख सकती है। वो लगभग 3 दशक से तमाम पॉलिसियों पर काम कर रहे हैं। कर्नाटका में किया, उड़ीसा में किया, और अब अनएम्प्लॉयमेंट फ्री वाराणसी को लेकर के काम कर रहे हैं 2021 से। तो ऐसे ही मेहमान का हम अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। चंद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब चंद मिश्रा जी जैसी शख्सियत हमारे साथ हों तो हमें जो देश के तमाम दुख दर्द हैं, जिस पर आज कहीं राजनीति का फोकस है, कहीं यूथ का फोकस है, या जो तत्काल हम सबसे बड़ा एक मूवमेंट देख रहे हैं इस देश में, एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी का मूवमेंट चल रहा है, तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए चंद मिश्रा जी के पास तमाम मतलब इस तरह से कि अगर शायद सरकारें मान लें, गवर्नमेंटें मान लें, तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज लेकर के आप आ रहे हैं और कैसे इस देश को मेक ओवर दे सकते हैं आप। एक सीधी सी बात है जी। 1947 में देश का स्वाधीनता मिला जी। ये था राजनीतिक स्वाधीनता जी। और राजनीतिक स्वाधीनता हमारा 78 साल तक हम वही राजनीतिक स्वाधीनता में रुक गए। अभी अगर हम बात कह रहे हैं कि 2047 विकसित भारत जी, तो विकसित भारत क्या हमारा नंगे भूखे लोगों को लेके, बेरोजगार यूथ को लेके हम विकसित भारत बना पाएंगे? विकसित भारत बनाने के लिए अगर पहला चीज हमको क्या चाहिए कि लोग कैसे सशक्त बने, लोग कैसे ओनली पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट नहीं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, खुद रोजगार कर पाए, तो फिर देश हमारा स्ट्रेंथन होगा, विकसित भारत हम बना पाएंगे। तो जब रोजगार का बात आ रहे हैं, हम वही चीज बोल रहे हैं कि राजनीति नहीं, रोजगार नीति जी। 78 साल तक राजनीति चला जी, अभी एटलीस्ट जी। मैं यही थोड़ा सा रुकूंगी। जब आप 1947 से बात कर रहे हैं और जो स्वतंत्रता, इकोनॉमिकल स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं, अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो में देखते हैं, तो आज़ादी के बाद लगभग हर 10 साल के बाद एक बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिलता है गरीबों को लेकर के, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर। हर 10 साल के बाद, जिस मुहाने पर हम फिर 10 साल के बाद आकर के लगभग खड़े हो गए हैं। इंदिरा गांधी के समय में गरीबी हटाओ का एक बड़ा स्लोगन आया। अटल जी के समय में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। फिर 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार के बाद एक बड़ा मूवमेंट हुआ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर के। फिर हम 10 साल के बाद उसी मुहाने पर आकर के खड़े हो गए हैं। तो ऐसा क्या है कि लगातार पॉलिसी मेकर्स या पॉलिटिकल अप्रोच में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की बातें आ तो रही हैं, लेकिन उनका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है इस देश को। हम वही बार बार लौट जाते हैं। देश में कहीं हुआ है क्या आर्थिक आंदोलन? एक ही आंदोलन, आर्थिक आंदोलन करने के लिए ट्राई किए थे विनोबा भावे जी। लेकिन विनोबा भावे जी का आंदोलन जब एक सरकारी आंदोलन बन के रह गया, सरकार उसको समर्थन कर लिए, उसके बाद ऐसे हुआ कि जो सारे जमींदार थे वो जमीन तो दे दिए विनोबा भावे के सामने, लेकिन जमीन कहाँ गया? उनके कोई नौकर होगा, उनके खेती में कोई मजदूर काम कर रहा है, तो बेनामी प्रॉपर्टी होके रह गया। आज भी यूपी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा जी, और हर जगह ऐसा ही है जी। तो हमें आंदोलन को ही खत्म कर दिए, एक जन आंदोलन होके नहीं रहा, वो एक सरकारी आंदोलन हो गया। कोई भी आंदोलन देखिए, कोई भी सरकार हो, पॉलिटिकल पार्टी हो या नेता हो, ये समाज का एक छोटा सा पार्ट है जी। समाज से राजनीति बनता है, राजनीति से समाज नहीं बनता है जी। हमने एक सामाजिक अर्थनैतिक आंदोलन को एक सरकारी आंदोलन में, इंटेंशन अच्छा था, इंटेंशन बुरा नहीं था, लेकिन सरकारी आंदोलन होने के बाद वो कागजात में ज्यादा काम हो जाता है, जिस काम लोगों के पास पहुंचता नहीं। बाकी जितना आंदोलन हमारे हुआ, जयप्रकाश जी नारायण का आंदोलन हुआ,
वो आंदोलन क्या था? सारे पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा हो गए, सत्ता परिवर्तन का आंदोलन था, कहीं सिस्टम परिवर्तन का आंदोलन नहीं था, नीति परिवर्तन का आंदोलन नहीं था, विकल्प का आंदोलन नहीं था। अब आपका जो अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, गाली देने का आंदोलन था। कहीं अरविंद केजरीवाल बना पाए क्या? एक से जो लोक जनपाल बोल रहे थे, वो 2 टर्म रहे सरकार में, मुझे दिखाइए कहाँ कहाँ जन लोकपाल आजकल है? वो तो कहीं नहीं है। थर्ड आ गया, अभी भी जो आंदोलन हो रहा है, आंदोलन जरूरी है। आंदोलन नहीं होगा, रास्ता सुनसान हो जाएगा, जैसे लोहिया बोले थे, तो आवारा हो जाएगा संसद। ये चीज भी अच्छा लग रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी, उनका किस टाइप का लोग वहां है, ये सारे में मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक लगता है कि भाई डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल चल रहा है वहां। कुछ यूथ जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यह नहीं है, सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कोई एक पार्टी का बैनर नहीं है। ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि अचानक से जो डरा हुआ देश था किसी तरह तो आंदोलन में वापस आ गया है। नहीं, डरा हुआ ना डरा हुआ का बात नहीं, जनता सजग रहना चाहिए। और जनता का बीच जो यूथ है वो सजग रहना चाहिए, कोई डराने के लिए हिम्मत भी ना करे, ये चीज भी रहना चाहिए। सरकार, हम जब सरकार का बात कह रहे हैं ना, वहां पार्टी का बात नहीं आ रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो। बिल्कुल, चाहे आपका लिखित से इमरजेंसी हो, अलिखित इमरजेंसी हो, चाहे और कुछ हो, कुछ भी हो, जनता डरना नहीं चाहिए। अगर हमारा वोट, अगर इलेक्शन के टाइम में मेरा एक वोट काउंट होता है एक वोट के हिसाब से, आपका वोट काउंट होता है एक वोट के हिसाब से, एक मजदूर का वोट एक वोट है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का वोट एक वोट है, तो निर्वाचन के बाद कैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट या कुछ लोग, जो 1% लोग हम बोलते हैं, जिनके हाथ देश का 40% वेल्थ है, वो लोग कैसे अपने मन मर्जी में बदला देते हैं रूल्स, और हम आम आदमी कहीं एक पुलिस स्टेशन में एक न्याय नहीं पा रहा है, कहीं जो रेशन कार्ड पाने के लिए जा रहा है, कहीं वोटर कार्ड करने के लिए जा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है। यही डिफरेंस है। जी बिल्कुल, आप बहुत सेंसिटिव मामला कह रहे हैं, और उस देश में कह रहे हैं जहां SIR करके हजारों वोट ऐसे ही काट दिए जाते हैं। खैर हम उस मसविदे पर नहीं जाएंगे, हमारा सब्जेक्ट दूसरा है। चूंकि आप लगातार जो पॉलिसी प्लान कर रहे हैं, और जो इस समय गवर्नमेंट है उसके साथ भी, जैसा हमें पता है कि आपने उसको भी अपना प्रस्ताव रखा, उसके सामने 2021 में भी अपना प्रस्ताव सरकार के डेस्क पे रखा, और ये उस समय उसी सरकार के सामने आप रख रहे हैं जब उसकी पकौड़ा पॉलिसी का पर कहीं ना कहीं बार बार आप तंज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार जिसके साथ मिलकर, बिना सरकार के मिले तो पॉलिसी लागू नहीं हो सकती, तो ऐसे में क्या पकौड़ा पॉलिटिक्स पर या पकौड़ा पॉलिसी पर तंज कसते हुए आप सरकार के साथ आगे बढ़ पाएंगे? क्या बुरा है पकौड़ा करने में? जी, अगर हल्दीराम समोसा बेच सकता है, हल्दीराम कचौड़ी बेच के 16,000 करोड़ का कंपनी बन सकता है, प्रताप स्नैक्स आ सकता है, बीकानेर वाला आ सकता है, तो आप भी हमको साधन दीजिए ना, हम भी अनदर कंपनी बनाएंगे ऐसे। वही बात हमने कर रहे थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो बेरोजगारी खत्म करने के लिए जो पढ़ा लिखा तबका है उससे पकौड़ा तलने की बात करते हैं। अगर वो पकौड़ा बेचने की स्ट्रेटजी प्लान करे, वो इंटरनेशनल या नेशनल मार्केट तलाशे, स्टेट मार्केट तलाशे, वो एक अलग पार्ट हो जाता है कि बड़ी मार्केट उसमें जाता है, लेकिन उसके पूरे श्रम का अवमूल्यन नहीं दिखाई देता कि जा करके कढ़ाई में पकौड़ा डाल करके तले के MBA लड़का या इंजीनियर या डॉक्टर, इस तरह का। मैं आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ जी। 2022 17 सितंबर मोदी जी का बर्थडे है। हम लखनऊ में 1090 चौराहा में लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलके हमने मोदी जी का जन्मदिन में लखनऊ स्टार्टअप स्कूल शुरू किए और उसका नाम था आर्थिक आजादी दिवस। म्युनिसिपल कमिश्नर थे इंद्रजीत सिंह। मैंने उनको पूछा कि सारे बंदोबस्त आप करेंगे, चेयर भी आप लाएंगे, लोग भी आपका है, पकौड़े आपका जो माइक्रोफोन आपका है, तो मुझे बोले सारी चीज हम तो करेंगे, आप क्या करेंगे? मैंने उनको एक चीज बोला कि जब प्रधानमंत्री पकौड़ा जॉब के बारे में बात किए, सारे देश में उनके खिलाफ आंदोलन हुआ, आप लोगों ने कहीं एक भी एग्जाम्पल दिखा पाए क्या कि जिस आदमी कल रास्ते में पकौड़ा बेच रहा था आज रास्ते से जाके अपना रेस्टोरेंट कर पाया? वो चुप रहे। मैंने बोला अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं 1 साल में 100 ऐसे एग्जाम्पल आपको करके दिखाऊंगा लखनऊ में।
जी लेकिन बात क्या होता है, मीटिंग खत्म, मिनिस्टर आए, चेयरमैन आए, मीटिंग खत्म, बात खत्म। वो होता है सरकार में। दूसरा एग्जाम्पल, जब रिसेंटली में मेरा एक यूट्यूब ये मैं जो कर रहा हूँ कि देश का एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं, वो है एक घर एक रोजगार। जी उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि ठीक है, प्रधानमंत्री पकौड़े के बारे में बोले थे जी 2018 में, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू इंटरव्यू में, जी। देखे। 2020 में कोरोना के बाद जब लोगों के पास काम नहीं रहा, जून में जी वो लॉन्च किए स्वनिधि योजना। सारे देश में 18,000 करोड़ से ज्यादा वो दे चुके हैं लोन। जी मैंने बोला कि ठीक है, हम आ जाते हैं जो उनका फ्लैगशिप स्टेट है, जो ज्यादा सक्सेसफुल उनका हुआ है, वो है यूपी। और यूपी का 3 डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ, बनारस और गोरखपुर। तो हम बनारस प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूएंसी को चले आते हैं। जी बनारस में प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 62,000 लोगों को लोन दिया गया, जी लगभग 150 करोड़ का लोन दिया गया, जी 10,000, 25,000, 50,000 तक। जी 50,000 लोन लेके थर्ड ट्रांच में ओनली 221 लोग जी रिटर्न किए। 62,000 लोगों से 221 लोग ओनली उसको रिटर्न किए, 50,000 तक पहुंच के। जी ठीक है, उनका जो सक्सेस स्टोरी दिखा रहे थे, शीला देवी, जी आपका सारनाथ में उनका वेजिटेबल का जो दुकान है, जी तो हमने गए वहां देखने के लिए, क्योंकि दूरदर्शन से शुरू करके सारे जगह सक्सेस स्टोरी दिखा जाता था शीला देवी। जी हम दिखे उनका दुकान में, उनका बेटा बैठा है और दुकान का हाल क्या है, वो फोटोग्राफ भी हमने उसमें दिखाए कि ये हाल है। खुद अपना परिवार चलाने के लिए भी जितना मिनिमम चाहिए, अगर आज भी उनके पास 5 साल के बाद वो कर नहीं पा रहे हैं, आज अगर वो रास्ता से हट के जाके एक अपना दुकान कर नहीं पाए हैं, देन किस टाइप का सक्सेस स्टोरी हम दिखा रहे हैं। वही जगह हमने एग्जाम्पल दिया जी कि अगर हमारे माध्यम से एक चीज होता, जी अगर सही स्ट्रैटेजी में वो चीज किया जाता, जी हम उसको बोलते हैं कि ह्यूमन इकोनॉमिक एक्शन डिजाइन। जी आप पैसा को देख के ऊपर से एसी रूम में बैठ के आप एक प्लानिंग बना देते हैं और वो प्लानिंग को जबरदस्त लोगों के पर आप तो ये कर देते हैं। आप 10,000 लोन देंगे, 25,000 देंगे सेकंड ट्रांच में, थर्ड ट्रांच में 50,000 देंगे। 50,000 में बनारस में एक अच्छा सा कार्ट भी बन नहीं पाएगा। जो लोग रियली काम कर रहे हैं वो लोन लेने के लिए भी प्रिपेयर नहीं है। जी अगर उसको सही हिसाब से किया जाता कि लोगों का कैपेबिलिटी, लोग क्या करना चाहते हैं और मार्केट में कितना नेसेसिटी है रिसोर्सेज का, तो रिसोर्स हो गया। दूसरा हो गया मार्केट का कैपेसिटी क्या है, अगर आप वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहाँ कैसे उसको आप मार्केटिंग कर पाएंगे। गवर्नमेंट भी तो बार बार कहती है कि कौशल डेवलपमेंट की बात करके वो रोजगार देने की बात कर रही है। कौशल्य डेवलपमेंट का जो उनका आया था, जो CAG ऑडिट रिपोर्ट, जी। वो ऑडिट रिपोर्ट जिन लोगों ने देखे हैं वो देखेंगे कि कैसे ये के अकाउंट में 5,000, 10,000, 50,000 लोगों का नाम में रजिस्ट्रेशन हुआ है। वो स्किलिंग तो आप दिखा देते हैं नंबर्स। आप एक चीज में सरकार को बोलना चाहता हूं कि भाई देखिए, जो नंबर है ये फाइल में अच्छा लगता है, प्रेस मीट में, PIB रिपोर्ट में बहुत अच्छा लगता है। ये नंबर जब आपका फाइल में रहेगा, बिना खाए हुए, बिना पानी पिए हुए वो नंबर वहां जी पाएगा, लेकिन आदमी जी नहीं पाएगा। अगर आपका ये नंबर सही नंबर है तो ये नंबर के साथ उसका नाम, उसका एड्रेस, जिस इलाके से वो लोग आ रहे हैं, हर काउंसिल में, हर जैसे सिटी हो गया, ये सिटी का हर वार्ड में आप लगा दीजिए उनका नाम। तो क्या स्किल डेवलपमेंट के मामले में जो आंकड़े फाइलें दे रहे हैं झूठे आंकड़े हैं या फाइलें झूठ बोल रही हैं? मुझे लगता है कि हम एक सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री हम बना के रखे हैं इंडिया में, 3 इंडस्ट्री हम बना के रखे हैं। एक इंडस्ट्री है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इंडस्ट्री, हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो एक्चुअली बेरोजगार क्रिएट करने का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। नंबर 2, वो ओनली डिग्री देता है, एक पेपर आपको देता है और कुछ नहीं। दूसरा है, जितना सरकारी स्कीम हम बना के रखे हैं, ये सरकारी स्कीम के माध्यम से हम स्टैटिस्टिक्स का एक दूसरा इंडस्ट्री बना के रखे हैं। और एक जो थर्ड इंडस्ट्री हम बना के रखे हैं वो है पब्लिसिटी का इंडस्ट्री। ये तीनों इंडस्ट्री में देश चल रहा है।
पॉलिटिक्स चल रहा है, देश तो नहीं चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है। जी। तो वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम बोल रहे थे कि जो ह्यूमन इकोनॉमिक एक्शन डिजाइन, ह्यूमन मैन पावर क्या है, वो क्या करना चाहता है, मार्केट में कितना मार्केट गैप है जिसको लेके वो कर पाएगा, और उसको कनेक्ट कैसे करना है, और रिसोर्सेस उसी के हिसाब से देना है। ये चीज को लेके प्लानिंग बनना चाहिए नीचे से ऊपर तक, टॉप डाउन अप्रोच नहीं, ये बॉटम अप अप्रोच में होना चाहिए। बॉटम अप अप्रोच में जब नहीं होगा तो ऐसे ही होगा, कागजात में ही काम चलेगा, हमारा सारे विकास कागजात में रह जाएगा। ये वो समय है जब गवर्नमेंट एक तरफ बात कर रही है कि इस देश को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में बदलना है, और आप जिस तरीके से पूरे सेक्टर को देख रहे हो बहुत स्थिति बहुत खराब दिख रही है कि ऐसे में डेवलपमेंट क्या, भारत का जितना डेवलपमेंट है उससे भी कहीं पीछे चला जाएगा अगर अनप्रोडक्टिव रह गया तो। देयर इज ए टर्म कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। अगर जो जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से बोला जाता है ना, इसका एक साइंटिफिक तरीका है कि वो जीडीपी ग्रोथ कितना लोगों का काम में आ रहा है उसको मापने के लिए, जिसको बोला जाता है कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। अगर 1% आपका जीडीपी ग्रोथ होता है तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट रेट भी अगर 1% नहीं हो तो एटलीस्ट अगर 0.6 होता है, 0.7 होता है, तो आप मानेंगे कि ठीक है, टू सम एक्सटेंट आपका इकोनॉमी डेमोक्रेटाइज हो रहा है। दैट मीन्स इकोनॉमी का ग्रोथ जो हो रहा है ना, वो लोगों के पास पहुंच रहा है। अब तो दान नहीं करेंगे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तो दान नहीं करेगा, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे लोगों के पास पहुंचेगा? जब वो नौकरी देता है, और वो नौकरी अगर क्वालिटेटिव नौकरी है तो क्या होगा कि वो पैसा वहां पहुंचेगा। तो हमारा जीडीपी का जो हमारा इलास्टिसिटी रिपोर्ट वो इतना कम है। आप देखेंगे कि नंबर के हिसाब से हम दिखा देते हैं कि 53 करोड़ लोग हमारा वर्कफोर्स में है। उनको लगा कि 53 करोड़ लोग हमारा वर्कफोर्स में है। और आपके घर में मैं ये बात को कंप्लीट कर लेता हूँ कि ये चीज कैसा है। आप जो जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए खेती में, या किसी का घर में उसका दुकान है, उसका बेटा को बुला के लाया कि तुम मेरे को भी वो जो स्ट्रीट वेंडिंग वहां कर रहे हैं तुम मुझे यहाँ मदद करो। वाइफ को लेके आया कि तुम वहां बर्तन धो। ये भी चला गया वर्कफोर्स में। ये 53 करोड़ वर्कफोर्स में ओनली 23.6% है। गवर्नमेंट का आंकड़ा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओनली 23.6% जिसके पास थोड़ा सा कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, कुछ है, ऐसा है, वो सैलरीड है। और उसमें अगर देखा जाए कि उसमें जॉब सिक्योरिटी कितने लोगों का है, वो जो 23% से भी 1/3 का है, 3 लोगों से 1 का है। दैट मीन्स मोर देन 90% लोगों का कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, हर साल आपका ऑल इंडिया जो हायर एजुकेशन सर्वे ऑन हायर एजुकेशन उसका रिपोर्ट दे रहा है, 1,07,00,000 आपका ग्रेजुएट पैदा हो रहा है। और आपका जो वर्किंग इंडिया रिपोर्ट बोल रहा है उसी के हिसाब से 17 लाख से 20 लाख ओनली सैलरीड जॉब क्रिएट हो रहा है। दैट मीन्स बाकी जो रह गए 80 to 90 लाख यूथ, उनके लिए कुछ नहीं है। ये है नंबर। अच्छा, चूंकि आप लगातार एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर फोकस किए हुए हैं, और मुझे याद आता है कि जब ये जो अभी हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने कभी कहा था कि 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर क्रिएट देंगे इतना, तो क्या कुछ पॉलिसी भी थी या केवल वर्चुअल क्रिएशन था? जैसे अच्छे दिन आएंगे एक वर्चुअल वर्ड आता है, वैसे ही 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट भी वर्चुअल था, या कोई पॉलिसी दिखती है आपको? देखिए, ये चीज में तो बोल नहीं पाऊंगा, मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं सरकार का बात नहीं जानता हूँ, उसको प्रधानमंत्री जी बोल पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी में मैं बैठा हूँ। 2020 में कोरोना के बाद जब लोगों का नौकरी नौकरी जा रहा था, लोग घर में बैठे थे, उसी टाइम में हमने एक फेसबुक के माध्यम से, मैं दिल्ली में था, एक सर्वे हम किए। 27,000 लोग वाराणसी का फॉर्म फिलअप किए। हो सकता है कि लोग इसलिए फॉर्म फिलअप किए कि लोगों को लगा होगा कि प्रधानमंत्री कुछ पैसा दे देंगे। जो भी हो, लोग फॉर्म फिलअप किए। उसी का आधार पर, उसी को एनालाइज करके मैंने 22 जून 2020 में बनारस का जिलापाल को एक 2 पेज का लेटर दिया था। उसमें हम लिखे थे कि अगर आप हमको सहयोग देते हैं, हम 5 साल में 80,000 से 1 लाख सिक्योर्ड एंड सस्टेनेबल जॉब क्रिएट करेंगे। मार्क माई वर्ड, सिक्योर्ड जॉब, पकौड़ा जॉब नहीं, सिक्योर्ड एंड सस्टेनेबल जॉब हम क्रिएट करेंगे।
वहां से कोई गया नहीं, रिप्लाई गया नहीं। जी। तो 2020 दिसंबर 31 को मैं बनारस पहुंच गया कि डिटरमिन्ड होके हम वहां काम करेंगे। 2021 जून में यहां हम लॉन्च किए मिशन अनएम्प्लॉयमेंट फ्री वाराणसी। जी। आज तक ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से ना सरकार के तरफ से मेरे साथ कोई भी बात नहीं किया। जी। कोई भी मेरे साथ बात नहीं किया। पहले पहले ऐसे हो रहा था कि हम जब प्रेस मीट वगैरह कर रहे थे, पुलिस ड्रेस में पुलिस पहुंच के वहां सुना रहा था वाकी टकी में किसको, आई डोंट नो किसको सुना रहा था, जी। लेकिन कोई बात नहीं किया। जी। बस बहुत बार उनके ऑफिसर्स हमारे ऑफिस भी आए हैं, जी। कोई उसके बारे में बात नहीं किए। बार बार हम बोल रहे हैं, जी। कोई बात नहीं किए। लेकिन हमने बोले थे अगर प्रधानमंत्री बोले कि 1 करोड़ जॉब होगा जी। साल में, एक्चुअली वो नवंबर 2013 में आगरा में एक इलेक्शन रैली में, इलेक्शन प्रचार का रैली में वो बोले थे चीज। जी। तो उसी के हिसाब से अगर 1 करोड़ हो रहा है, 543 आपका पार्लियामेंट सेगमेंट है, आप छोटे मोटे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट ऐसा रहे, छोटे मोटे भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी, आप मान के चलिए कि वही 80,000 से 1 लाख आ रहा है एक कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो हमने बोले कि प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूंसी हम 80,000 से 1 लाख करेंगे। जी। वही चीज है, वो चीज हमने दी है। जी। और कितना जॉब प्रधानमंत्री क्रिएट किए या नहीं किए हैं वो तो जंतर मंतर से भी मालूम पड़ रहा है और बाकी जगह में भी मालूम पड़ रहा है, बनारस में भी मालूम पड़ रहा है। जी। वो चीज मैं नहीं जानता हूं, मैं कोई सर्वे नहीं किया, मैं बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन कोई हमको समर्थन दूर का बात है, कोई हमको पूछता कि कैसे होगा बताओ, चैलेंज हमको करता तो मैं खुशी होता। आज भी मैं चैलेंज करता हूं सरकार को। जी। आज भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, नीति आयोग, प्रधानमंत्री का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूं जी। कि ओपन डिबेट हो सबके सामने कि हम कैसे क्रिएट करेंगे जॉब, और आप बोले कि आप कैसे करेंगे। एटलीस्ट बातचीत तो हो, डिबेट तो हो। राजनीति डिबेट से शुरू होता है। बिल्कुल, राजनीति डिबेट से शुरू होती, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति दिख रही है, बहुत मुफीद स्थितियां नहीं दिख रही कि आपकी पॉलिसी पर सीधे जब तक कोई जन दबाव ना हो उस पर किसी की निगाह जाए, या तो पॉलिटिकल जो चुनावी दबाव हो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है, इलेक्शन करीब है, तो हो सकता है इस दबाव में कहीं कोई नोटिस कर ले। इसके अलावा दूसरा रास्ता होता है कि जनता अगर गवर्नमेंट पे कोई दबाव बना पाती है, तो फिलहाल अभी तक सरकार ने नहीं सुना, उसके नुमाइंदों ने नहीं सुना, अधिकारियों ने नहीं सुना, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से इस देश की जनता आपको सुन रही। क्या उसका थोड़ा सा आप डायग्राम हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे हो सकता है? देखिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ जी। सरकार, प्रधानमंत्री, विरोधी दल नेता इतना बड़ा बात मैं कर नहीं पाऊंगा जी। और मैं मेरा कैपेसिटी के हिसाब से मैं एक छोटे जगह को, जैसे मैं बनारस में बैठ देखिए, शब्द से आप भले छोटा कहें, लेकिन आपकी बहुत सारी चीजें जो आपने कर्नाटका में की, आपने गवर्नमेंट को प्रभावित किया है, इलेक्शन कैंपेन को प्रभावित किया, आपने उड़ीसा में प्रभावित किया है, और आपने मीडिया को प्रभावित किया है बतौर एडिटर। तो ये मतलब राजनीतिक वर्ड आप नहीं ला सकते कि आप छोटे आदमी हैं, आप चीज़ों को प्रभावित करते रहे, मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो आप उस हिसाब से अपनी बात नहीं, राजनीति का भी एक छोटे का भी एक बड़ा चीज होता है जी। साइंस में अगर ऐसे दिखा जाए, जो छोटे होता है वो सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल। और एक डॉट नहीं होगा तो एक लाइन नहीं होगा जी। और जो छोटा होता है वो एक की होता है। चाहे आपके पास कितना बड़ा सौदा हो या राजप्रसाद हो, वो राजप्रसाद का गेट उससे छोटा होगा जी। वो गेट में लगा हुआ ताला इससे छोटा होगा और वो ताला को खुलने के लिए कोई बुलडोजर का जरूरत नहीं है, एक छोटा सा जो की का जरूरत है, वो की भी और छोटा होगा जो आपका पॉकेट में रह जाएगा। कर्नाटका में मैंने वही बात बोला था कि हम की है। व्हाट इज दैट की? की टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ, दैट इज की। आज भी मैं बनारस में बैठ के वही एक ही चीज बोल रहा हूं, हम एक छोटा सा की है। कैसे? मैं आ जाता हूं आपका, देखिए पॉलिटिक्स का बात मैं नहीं कह रहा हूं जी, लेकिन इलेक्शन जहां आता है ना, वहां आम आदमी वोट देता है जी। इलेक्शन ओनली पॉलिटिक्स का बात नहीं है, इलेक्शन डेमोक्रेसी का बात है। आप इलेक्शन इमोशन या ईगो में बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि इलेक्शन 4 ई में बने, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी। ये 4 ई में हम इलेक्शन को टर्न करना चाहते हैं। और कैसे बनेगा? आपका यूपी इलेक्शन आ रहा है जी।
यूपी इलेक्शन का लेटेस्ट रिजल्ट आप देख लीजिए, 2024 का जो रिजल्ट था, जी जो दोनों तरफ से, जी चाहे एनडीए है हो या चाहे इंडिया गठबंधन हो, जी। फुल फोर्स में लड़ रहे थे, वो भी एक पूरा महाभारत था। जी वो महाभारत में क्या हुआ, 109 सीट ऐसे असेंबली सीट है, जी। अगर आप पार्लियामेंट सीट का रिजल्ट को आप असेंबली सीट वाइज लीड में देख लेंगे, जी 109 असेंबली सीट ऐसा है, जी। 403 असेंबली सीट है आपका, जी 109 सीट है जिसमें हार जीत हुआ है 10,000 से कम वोट में। कम वोट में। जी और उसमें ऐसा है जी कि 58 ऐसा सीट है, 51 ऐसा सीट है, जैसे 10,000 के कम में एनडीए रहा, जी 58 ऐसा सीट है जी जिसमें 10,000 में कम ये में या 10,000 का डिफरेंस में, 10,000 से कम का डिफरेंस में समाजवादी पार्टी जीता। जी। ये दोनों का चीज है। ये जो 109 सीट है, हम 403 से, इंडिया गठबंधन के नेताओं को जो अभी कह रहे हैं उनके लिए बड़ा मुफीद सा रास्ता दिखा रहे हैं कि उनके पास जीतने के कहाँ चांसेस रहे। ये बार बार अलग बात है कि कहते हैं गिरीश चंद्र मिश्रा जी कि पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो में एक नया रास्ता भी वो दिखाते चल रहे हैं कि लड़ाई आसान उनकी कैसे हो सकती है। जी आप बात कंटिन्यू देखिए, आप बोले जो है इंडिया गठबंधन, आप मैं भी बोल सकता हूं कि इवन एनडीए गठबंधन, मेरे साथ कोई पार्टी का ये नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट हो सकता है। जी मैं एक चीज यहाँ ऐलान करता हूँ, मैं पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में, विरोध में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं विकल्प में विश्वास करता हूँ। क्या बात। मैं स्लोगन में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सॉल्यूशन में विश्वास करता हूँ, समाधान में विश्वास करता हूँ। मैं विकल्प का रास्ता आपको समस्या दिखाता हूँ, समाधान का रास्ता दिखाता हूँ, तो दोनों की चीज है। 109 सीट ऐसा है जी। यूं 109 सीट में अगर आधे सीट इधर उधर हो जाए जी तो किसी का पल्ला और किस साइड में चला जाएगा, वो जो सीट। और इसमें अगर आप दिखा जाए, आप जितना एसआईआर वगैरह जो सारे हो चुका है, उसके बावजूद भी जो है आपका 2.5 करोड़ से ज्यादा आपका यूथ वोटर है, जिनका एज है 18 to 29। जी तो हर असेंबली सेगमेंट में 60,000 से ज्यादा ऐसा है। अगर ये कि यूथ का एम्प्लॉयमेंट का बात आता है, तो उसका माँ बाप तो उसको सपोर्ट जरूर करेंगे, चाहे भाई करे या ना करे। तो दैट मीन्स एक रोजगार का मतलब है 3 वोट। इसलिए हम बोल रहे हैं एक घर एक रोजगार। जिसका रोजगार है वो ऑलरेडी उसके पास है। और रोजगार का मतलब ऐसा नहीं है कि वो मजदूरी कर रहा है। रोजगार का मतलब है कि जिस मिनिमम ये पाना चाहिए, वो 15,000 कम से कम महीने पाना चाहिए, उस ढंग से होना चाहिए, एक डिग्निटी के साथ वो चीज होना चाहिए। तो जिस चीज हमने दिए थे बनारस में जिलापाल जी को कि 80,000 से 1 लाख हम जॉब क्रिएट करेंगे। प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 असेंबली सेगमेंट है। आप 80,000 से 1 लाख को अगर 5 में डिवाइड कर लेते हैं तो 16,000 से 20,000 आता है। मैं चैलेंज करता हूं जिस कैंडिडेट को, मैं पार्टी का बात नहीं कह रहा हूं, पार्टी तो बहुत बड़ा बात है, मुख्यमंत्री, विरोधी दल नेता बहुत बड़े बात है, मेरा रीच नहीं है वहां तक। कोई भी कैंडिडेट जो लड़ना चाहता है, अगर वो चाहता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो 15,000 से 20,000 यूथ के लिए 5 साल में सिक्योर जॉब क्रिएट करेगा, हम उसके साथ है। उसका प्लानिंग बनाना किस ढंग से बनेगा, उसके लिए एफिडेविट देना। चीज ये नहीं कि आप प्रतिश्रुति दे देते हैं। अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप उसके लिए एफिडेविट देते हैं। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, आप एफिडेविट देते हैं। आपका वेल्थ क्या है, आप उसके लिए एफिडेविट देते हैं। तो जो प्रतिश्रुति आप लोगों को दे रहे हैं, जिसके आधार पर आप वोट ले रहे हैं, उसके पर भी आप रिटन स्टाम्प पेपर में आप एफिडेविट देना चाहिए। तो कल लोग आपको पकड़ेंगे और हम आपको उसमें मदद करेंगे। ये चीज में यही चीज हम कर्नाटका में बोले थे। 2019 में हम दिल्ली में इलेक्शन कमिश्नर को भी मिलके वही मेमोरेंडम दिए थे। अगर ये सारे चीज के लिए दिया जा सकता है एफिडेविट, तो जो प्रॉमिस जो कर रहे हैं उसके लिए एफिडेविट क्यों नहीं देंगे। हम इलेक्शन कमीशन को पूछे थे कि सपोज कोई गवर्नमेंट कुछ प्रॉमिस करके जीत गया, इलेक्शन जीत गया, सरकार को 5 साल रह गया, अब 5 साल के बाद उनको पूछ रहे हैं क्या कि भाई ये प्रतिश्रुति दे के जो लोगों को आए थे, इसमें से कितना आप वर्कआउट किए, कितना नहीं किए। अगर नहीं किए तो 5 साल के लिए उनको बैन कीजिए।
दे शुड नॉट बी एबल टू कॉन्टेस्ट। जी। लोगों को झूठ बोल के आना, वो भी 420 है ना, बिल्कुल। ये भी 420 है आईपीसी का, उसको भी लगाइए आप। जी। ये चीज हम बोल रहे हैं, और हम यूथ को बोल रहे हैं कि देखिए, बोलने से नहीं होगा, ओनली पॉलिटिकल लोगों के ऊपर छोड़ देने से नहीं होगा। सत्ता उनका रोजगार का माध्यम है, या उनका जो कैरियर का माध्यम है सत्ता। तो यूथ का जो कैरियर क्या है, यूथ का कैरियर है रोजगार। जी। तो यूथ भी इस बार इमोशन में वोट ना देके वो पूछना चाहिए कि भाई कितना एम्प्लॉयमेंट हमको दोगे और किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट दोगे, और वो चीज हमको रिटर्न दो, उसी के आधार पर दे। और हम कोई भी अगर प्रो यूथ, प्रो पब्लिक एंड प्रो इकोनॉमी, जो रियल डेवलपमेंट करना चाहता है, कोई भी ये है, अगर 40 ऐसे विधायक जीत के यूपी का असेंबली को चले जाते हैं ना, तो 40 विधायक का मतलब है कि वो लोग असेंबली चलाने नहीं देंगे इस मुद्दे पर। अगर 40 विधायकों को यूथ से भेजते हैं, 403 से 10% अगर वो भेजते हैं, 21% यूथ है, अब 10% सीट तो दीजिए यूथ को, और वो अगर वहां वो मुद्दा उठाते हैं तो होगा। और मैं तो आपको चैलेंज करता हूं ये चीज को। और मैं अपने दर्शकों को, ये बहुत बड़ी बात चंद्र मिश्र जी बोल रहे हैं कि अब जो स्थिति है, खासतौर पर जब हम उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, जहां पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन कास्ट फैक्टर में डिवाइड हो गया है, और यूथ अपने ही करियर से कहीं बेपरवाह दिख रहा है, उसको अपनी गवर्नमेंट जिसको भी फॉलो करता है, जिसको सपोर्ट करता है, अगर उसके एजेंडे में, उसके चुनावी घोषणा पत्र में उसके हित नहीं शामिल है, उसके एफिडेविट की बात नहीं आ रही है, तो उसे अपनी उस पार्टी को वैसे ही किक मारनी चाहिए जैसे इस समय फुटबॉल में तमाम खिलाड़ी फुटबॉल को किक मार रहे हैं। जी, इस हम जिस टाइप का एनालिसिस किए जी, हमारा रिसर्च लास्ट 3 साल में जो बोल रहा है, कम से कम 60 लाख से 80 लाख सिक्योर जॉब यूपी में क्रिएट हो सकता है जी। सरकार अगर पूछेंगे कि उसके लिए रेवेन्यू नहीं है, पैसा नहीं है, मैं बताऊंगा कि रेवेन्यू कैसे है। रेवेन्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। किसी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाना जरूरी नहीं है जी, और कहीं से बाहर से वर्ल्ड बैंक को पैसा मांगना जरूरी नहीं है जी। उसका सिस्टम भी है आपका, जो आरबीआई में, आरबीआई का एक क्लियर कट रूल है जी। अब इस रूल को और ये जो पूरी की पूरी पॉलिसी है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो एपिसोड में, ये एपिसोड बड़ा हो रहा है जिसको यहीं ब्रेक करते हैं। अगले एपिसोड में हम चंद्र मिश्रा जी से पूरा समझना चाहेंगे कि वो किस तरीके से जिस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की बात करें, उसके लिए ऑन पेपर उनके क्या प्लान है, कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे उसे गवर्नमेंट फॉलो कर सकती है, और कैसे यूथ अपने बेहतर भविष्य के लिए उसे अपना एजेंडा बना सकते हैं। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।